जियो के मेगा आईपीओ से पहले उसके क्वार्टरली नंबर्स ने एनालिस्ट्स को परेशान क्यों कर दिया है? पेट्रोल के बाद अब एथेनॉल आपके किचन तक पहुंचने वाला है। क्या ये नई पॉलिसी एलपीजी मार्केट और शुगर स्टॉक्स की पूरी इकोनॉमिक्स को बदल देगी? साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट सिर्फ एक ईटीएफ की वजह से एक हफ्ते में 16% क्रैश कैसे हो गया? क्या इंडियन इन्वेस्टर्स को भी इस नए खतरे से डरना चाहिए? और एंड में होगी ट्रेंडिंग न्यूज। चाइना ने अमेरिका को चैलेंज करने वाला एक एआई मॉडल लॉन्च किया, लेकिन सिर्फ 48 आवर्स बाद कंपनी को नए यूजर्स लेना ही बंद करना पड़ गया। आखिर हुआ क्या? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां हम मार्केट और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हर बड़ी खबर का सिंपल, ऑनेस्ट और डेटा बैक्ड एनालिसिस करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से जुड़ी क्लियर इनसाइट्स वाले वीडियोस डेली देखना चाहते हैं, मिस नहीं करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। लेट्स बिगिन। रिलायंस जियो का आईपीओ प्लान जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे मार्केट्स उसके हर मेट्रिक को माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, इंक्लूडिंग ARPU। सबसे पहले एकदम सिंपल वर्ड्स में हम ये समझते हैं कि ARPU आखिर होता क्या है। ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब टेलीकॉम कंपनी हर महीने अपने एक एवरेज कस्टमर से कितनी कमाई कर रही है। टेलीकॉम सेक्टर में ये कोई ऑर्डिनरी नंबर नहीं होता है। ये कंपनी की डायरेक्ट प्राइसिंग पावर, ऑपरेटिंग मार्जिन्स और फ्यूचर अर्निंग्स विजिबिलिटी का सबसे बड़ा स्कोर कार्ड होता है। इसीलिए चलिए जियो के Q1 ARPU का हम हार्ड डेटा स्कैन करते हैं। जून क्वार्टर के रिपोर्टेड डेटा के मुताबिक जियो का ARPU 214 रुपीज से बढ़कर 215.6 रुपीज पर पहुंचा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ग्रोथ सिर्फ 0.7% रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यह लगभग 3.3% की ग्रोथ है। सरफेस लेवल पर यह नंबर पॉजिटिव दिखाई दे सकता है, पर सवाल यह है कि क्या ये पेस, ये तेजी इनफ है? इस पर जियो के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर अंशुमन ठाकुर का यह कहना है कि बिना किसी फ्रेश टैरिफ हाइक के भी जियो ऑर्गेनिकली हर साल 4 से 5% की ARPU ग्रोथ डिलीवर कर सकता है, वो भी इजीली। कंपनी का यह सोचना है कि यूजर्स ग्रेजुअली हायर टियर अनलिमिटेड प्लान्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, होम ब्रॉडबैंड और डिजिटल अडॉप्शन भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे मोनेटाइजेशन नेचुरली अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का व्यू इससे काफी अलग है। उनका यह मानना है कि ऑर्गेनिक प्लान अपग्रेडेशन से जो इनिशियल गेन्स मिलने थे कंपनी को, वो लार्जली सैचुरेट हो चुके हैं। जुलाई 2024 की आखिरी मेजर टैरिफ हाइक और एंट्री लेवल रिचार्ज पैक्स फेज आउट होने के बाद से ARPU लार्जली फ्लैट जोन में चल रहा है। ऊपर से टेलीकॉम कंपनीज ने 5G इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप पर करोड़ों का हैवी केपेक्स भी कर दिया है, पर उससे डायरेक्ट एक्स्ट्रा मोनेटाइजेशन अभी तक टॉप लाइन रेवेन्यू में बड़े तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसको मैंने मार्केट्स टुडे में पहले भी कवर किया है, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी इंबैलेंस से बचने के लिए जियो ने अब अपनी स्ट्रैटेजी को धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। कंपनी अब सिर्फ सिम कार्ड्स या डेटा पैक्स बेचने वाली कोर कनेक्टिविटी प्रोवाइडर बनकर नहीं रहना चाहती है। जून क्वार्टर के डेटा के मुताबिक उनका डिजिटल सर्विसेज बिजनेस, जिसमें कि कंटेंट स्ट्रीमिंग, एंटरप्राइज क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT जैसे हाई मार्जिन वर्टिकल्स आते हैं, उसका कोर टेलीकॉम बिजनेस से भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ पेस दिखाई दिया है। बेसिकली अब मैनेजमेंट का ये टारगेट है कि लिस्टिंग से पहले वो खुद को एक ब्रॉडर डिजिटल इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म की तरह पोजीशन करें फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि आप वन थिंग इज क्लियर, आईपीओ के टाइम जियो की वैल्यूएशन मल्टी-बिलियन डॉलर्स में तभी जस्टिफाई होगी जब मार्केट्स को क्लियर अर्निंग्स विजिबिलिटी दिखाई देगी। बताइए, जियो आईपीओ से पहले क्या आपको लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर को ARPU बढ़ाने के लिए तुरंत एक और फ्रेश टैरिफ हाइक कर देना चाहिए, या फिर डिजिटल सर्विसेज से होने वाली अर्निंग इस स्लो ग्रोथ को रिकवर कर लेगी? मुझे अपना कैलकुलेशन, अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सेकेंड स्टोरी, इंडिया का अगला बड़ा इथेनॉल पुश अब आपकी कार के पेट्रोल टैंक पर नहीं, सीधा आपके किचन के गैस स्टोव पर होने वाला है। सरकारी कॉरिडोर से आई एक बड़ी खबर के मुताबिक पेट्रोल मिनिस्ट्री अब एथेनॉल को एलपीजी गैस सिलेंडर के ऑप्शन के फॉर्म में डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल बनाने के लिए एक नई पॉलिसी पर काम कर रही है। बट आखिर सरकार किचन तक एथेनॉल को कैसे पहुंचाएगी और इसका बिजनेसेस पर क्या असर पड़ेगा? आइए इसे एकदम हम सिंपल तरीके से समझते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि ऑन ग्राउंड आखिर हो क्या रहा है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स और न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कर रही है जो एथेनॉल को एलपीजी के साथ एक मेन स्ट्रीम कुकिंग ऑप्शन बना सकता है। इस पॉलिसी में सरकारी सब्सिडी से लेकर सप्लाई चेन और एथेनॉल स्टोव्स के डिजाइन सब कुछ कवर किया जाएगा, और खबर यह है कि यह पॉलिसी सितंबर तक रेडी भी हो सकती है। इंटरेस्टिंगली, सरकारी ऑयल कंपनीज और इंडस्ट्री बॉडीज पहले से ही एथेनॉल पर चलने वाले स्पेशल कुकिंग स्टोव्स की टेस्टिंग कर रहे हैं।
अब ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रहेगा बल्कि रोल आउट होने के लिए भी रेडी हो रहा है। बट यहाँ पर एक सवाल ये है कि सरकार को अचानक रसोई गैस के लिए एथेनॉल एज दूसरा ऑप्शन क्यों चाहिए? सबसे पहला रीजन तो है कि हमारा डिमांड और सप्लाई कंप्लीटली मिसमैच्ड है। हमारे देश में साल की एथेनॉल बनाने की कैपेसिटी 20 बिलियन लीटर से ज्यादा हो चुकी है और इस साल 4 बिलियन लीटर्स की नई कैपेसिटी और शुरू होने वाली है। इसमें से 11 बिलियन लीटर्स पेट्रोल में मिक्स यानी कि E20 ब्लेंडिंग करने में चला जाता है। 3 से 3.5 बिलियन लीटर्स लिकर, फार्मा और केमिकल इंडस्ट्रीज यूज कर लेती हैं। इस सब के बाद भी हमारे पास लगभग 7 बिलियन लीटर्स का अनयूज्ड एथेनॉल ऐसे ही पड़ा रह जाता है। इस बेकार पड़े माल और आइडल प्लांट्स को काम पर लगाने के लिए सरकार अब डिमांड का एक बिल्कुल नया रास्ता खोल रही है। लेकिन बात यहां पर सिर्फ एक्सेसिव एथेनॉल को यूज करने की नहीं है, यह हमारे देश के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में जब भी कोई वॉर होता है, कोई डिसरप्शन होता है, डिस्प्यूट होता है, तो हमारी एलपीजी की सप्लाई चेन पर खतरा बन जाता है। हम अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, जिसका एक बड़ा पार्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सस्ते पर रिस्की सी रूट से होकर आता है। इसी रिस्क से बचने के लिए सरकारी ऑयल कंपनीज ऑलरेडी 30 दिनों के इमरजेंसी एलपीजी स्टोरेज प्लान पर भी काम कर रही हैं। पर अगर हम अपने ही देश में बनने वाले एथेनॉल को किचन्स में यूज करने लगेंगे तो बाहर के देशों पर हमारी डिपेंडेंस काफी हद तक कम हो सकती है। पर सरकार को भी ये पता है कि लोग यानी कि आप अचानक से एलपीजी छोड़कर एथेनॉल यूज नहीं करने लग जाएंगे अपने किचन में, इसलिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की तैयारी चल रही है। इसका जो पहला पिलर है वो हो सकता है स्टोव सब्सिडी। सरकार एथेनॉल पर चलने वाले नए स्टोव्स खरीदने पर 1 टाइम सब्सिडी या डिस्काउंट दे सकती है। सेकेंड, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है एथेनॉल एटीएम्स। पेट्रोल पंप्स या जो राशन के शॉप्स होते हैं वहां पर एथेनॉल एटीएम्स लगाए जा सकते हैं, जहां पर लोग अपना छोटा कैनिस्टर या कैन लेकर जा सकते हैं और कुकिंग फ्यूल को रिफिल करवा सकते हैं। अगर किचन्स में एथेनॉल का ये जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो एक एस्टिमेट के मुताबिक 2050 तक गवर्नमेंट के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की एलपीजी सब्सिडी भी बच सकती है। Now let's understand why this matters to you. As a consumer, आने वाले टाइम में आपको महंगे एलपीजी सिलेंडर के बजाय सस्ता और लोकली मेड एथेनॉल कुकिंग ऑप्शन मिल सकता है। एंड फॉर एथेनॉल स्टॉक्स एंड शुगर कंपनीज, अनयूज्ड कैपेसिटी चलने से डिस्टिलरीज का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ सकता है, जिससे उनका जो ब्लॉक्ड पड़ा हुआ कैपिटल है वो कैश बनकर वापस आ सकता है और उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि एबिटा इंप्रूव हो सकते हैं। तो बताइए आपको क्या लगता है कि इंडियन हाउसहोल्ड्स ट्रेडिशनल एलपीजी गैस सिलेंडर को छोड़कर क्या एथेनॉल स्टोव्स पर इजीली स्विच करने के लिए रेडी हो जाएंगे? मुझे अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नाउ आवर थर्ड स्टोरी। An investment product that was designed to track the market is now being blamed for making the market crash even harder. साउथ कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में एक हफ्ते के अंदर ऐसी भारी वॉलेटिलिटी आई है कि मार्केट 16% क्रैश हो गया। ट्रेडिंग को 37 बार हॉल्ट करना पड़ा और सरकार को आकर रूल्स बदलने पड़ गए। बट शॉकिंग बात यह है कि इस मेगा क्रैश के पीछे कोई वॉर या सरकारी पॉलिसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक हाई रिस्क प्रोडक्ट है जिसका नाम है सिंगल स्टॉक लेवरेज्ड ईटीएफ। आखिर एक नॉर्मल सा ईटीएफ इतना बड़ा ट्रिगर कैसे बन गया? लेट्स डिकोड। फर्स्टली, सिंगल स्टॉक लेवरेज ईटीएफ आखिर होता क्या है? नॉर्मल निफ्टी ईटीएफ्स आपके पैसे को 50 या 100 कंपनीज में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन सिंगल स्टॉक लेवरेज ईटीएफ बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये पूरे इंडेक्स के बजाय सिर्फ एक ही कंपनी पर बेट लगाता है और उसमें 2x या 3x उधार का पैसा यानी कि लेवरेज भी जोड़ देता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए ईटीएफ में। ये ईटीएफ मगर आपको 200 रुपए का एक्सपोजर देगा। स्टॉक 3% बढ़ा तो आपका जो प्रॉफिट है वो 6%, बट अगर स्टॉक 3% गिरा तो आपका लॉस भी सीधा 6%। पर इस एक ईटीएफ ने पूरे साउथ कोरिया मार्केट को कैसे हिला दिया? तो साउथ कोरिया के जो स्टॉक मार्केट है उसमें 2 ही मेगा जायंट्स हैं, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनेक्स। इन दोनों कंपनीज का इंडेक्स में लगभग 50% वेटेज है। रेगुलेटर्स ने इन्हीं दोनों स्टॉक्स पर 2x लेवरेज्ड ईटीएफ्स अलाउ कर दिए और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू हो गई। 2x लेवरेज को मेंटेन करने के लिए इन ईटीएफ्स को हर दिन मार्केट में ट्रेडिंग करनी पड़ती थी। जब स्टॉक बढ़ते थे तो इन्हें शेयर्स खरीदने पड़ते थे और जब स्टॉक गिरते थे तो इन्हें मजबूरन शेयर्स बेचने पड़ते थे। अब जैसे ही ग्लोबल एआई बूम ठंडा पड़ा और इन दोनों स्टॉक्स में हल्की सी गिरावट आई, सभी लेवरेज ईटीएफ्स पर फोर्स्ड सेलिंग का प्रेशर आ गया। इन ईटीएफ्स ने कुछ ही घंटों में करीब $5 बिलियन यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 41,000 करोड़ रुपीस के शेयर्स एक साथ डंप कर दिए।
इस ऑटोमेटिक सेलिंग ने प्राइसेस को और गिरा दिया, जिससे और सेलिंग ट्रिगर हो गई, जिसे कहते हैं विशियस फीडबैक लूप। रिजल्ट ये हुआ कि मार्केट में एक साल में 37 बार सर्किट हॉल्ट्स लगाने पड़े। सरकार ने आकर अब 5 अगस्त से नए सिंगल स्टॉक लेवरेज्ड ईटीएफ्स पर कंप्लीट बैन लगा दिया है और रूल्स को टाइटन कर दिया है। नाउ द की टेकअवेज फॉर यू। फर्स्ट, नेम डजंट मीन सेफ। हर ETF सेफ नहीं होता है। नॉर्मल निफ्टी ETF वेल्थ बिल्डर है, जबकि सिंगल स्टॉक लेवरेज्ड ETF एक हाई रिस्क इंट्राडे बेट है। सेकंड, कंसिडर द कंसंट्रेशन रिस्क। अगर किसी मार्केट को सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स डोमिनेट करते हो तो उन पर बने स्पेक्युलेटिव प्रोडक्ट्स पूरे देश की मार्केट को क्रैश कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडियन रेगुलेटर्स को भी हाई वॉलेटिलिटी वाले सिंगल स्टॉक्स पर ऐसी लेवरेज्ड ETF ट्रेडिंग की परमिशन कभी नहीं देनी चाहिए? मुझे नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। अब आते हैं ट्रेंडिंग न्यूज पर। चाइनीज AI स्टार्टअप मूनशॉट AI ने रिसेंटली अपना पावरफुल AI मॉडल किमी K3 लॉन्च किया ऑन जुलाई 16, जिसे कोडिंग और रीजनिंग कैपेबिलिटीज के लिए काफी तारीफ मिली। बट लॉन्च के सिर्फ 2 दिनों बाद कंपनी ने नए पेड सब्सक्रिप्शंस पॉज कर दिए। रीजन ये था कि डिमांड इतनी ज्यादा आ गई कि कंपनी का GPU इंफ्रास्ट्रक्चर उस लोड को हैंडल ही नहीं कर पाया। मूनशॉट अब अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स को स्प्लिट कर रहा है और कंप्यूटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पे फोकस कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ चाइनीज AI कंपनीज की नहीं है। ओपन AI और एंथ्रोपिक को भी वायरल लॉन्चेस के बाद कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स और GPU शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ा था। इफ यू वांट टू नो कि क्यों बड़ी AI कंपनीज GPUs बनाने में बिलियंस ऑफ रुपीस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनफैक्ट स्पेंड कर रही हैं और कैसे कंप्यूटिंग पावर AI वॉर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा वेपन बन गया है, देन कमेंट कीजिए AI एंड वी विल कवर इट। आपको आज की इन तीनों स्टोरीज में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, आई ओपनिंग कौन सी लगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपस्टॉक्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.